तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक बड़ी अफसोसनाक घटना के बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक महिला रहा करती थी। महिला के कोई बेटे थे नहीं, सिर्फ बेटियां थी 3। महिला बूढ़ी हो चली थी। खुद से खाना बनाना मुश्किल था, इस वजह से इसने अपनी बड़ी बेटी के पास जाके रहने का फैसला किया, जो मथुरा में ही थी। जाती हैं, जाने के बाद वहीं रहती हैं। रहने के दौरान उम्र बढ़ती चली गई, तबीयत खराब होने लगी और फाइनली इसी साल 2024 की इसी जनवरी महीने में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इनकी मौत अपनी बेटी की ससुराल में हुई। बेटी के ससुराल वालों ने फिर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। बाकायदा अर्थी सजाई, जो माँ थी उनकी लाश को अर्थी पे रखा, पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद उस लाश को उठाते हैं, उसके बाद लेके चिता के पास जाते हैं, शमशान घाट में। चिता पे उस लाश को रखते हैं। पंडित जी आते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। फाइनली वो जिस सरपत से, जिस कुश से मुखाग्नि दी जाती है, उसको तैयार किया गया। बस ये हुआ कि अब मुखाग्नि देनी है, लेकिन इसी दौरान जो और लोग थे वो आ जाते हैं, बाकी दोनों बेटियाँ। आने के बाद अब ना ही माँ की लाश को देख के रोती हैं, ना ही कुछ और कहती हैं। फ़ौरन अंतिम संस्कार को रोक के जो बड़ी बेटी थी, जिसके पास ये माँ रहती थी, उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं और आरोप लगाती हैं कि माँ के हिस्से में कई सारी ज़मीनातें थी और उसमें से 1.5 बीघे ऐसे थे जिसको आप लोगों ने फर्जी तरीके से बेचा। अब इस बात के जवाब में जो बड़ी बहन थी वो भी बोलने लगती है। इसके बाद इन तीनों बहनों के बीच कहासुनी होती है, लड़ाई होती है। माँ की जो लाश है वो अभी चिता पे रखी है। जो कुछ जलाया गया था वो देखते देखते जल गया, पूरा ठंडा पड़ गया। अब इन बहनों के बीच बहस हो रही है। तमाम लोग तमाशबीन बन के देख रहे हैं। आधे घंटे ये बहस चली, 1 घंटे चली, 2 घंटे चली। अब काफ़ी वक्त गुजर गया और कोई फैसला नहीं हुआ। माँ की जो लाश है अभी तक चिता पे रखी है। आसपास के जो लोग थे उनका भी धीरे धीरे हौसला टूटा। कितना देर इंतजार करें, वो भी अपने अपने घर हो चले। पंडित जी बेचारे 3-4 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया। अब उनको भी और काम थे, कब तक इंतजार करें, वो भी अपने घर चले गए। इधर जब इस बारे में आसपास के लोगों को खबर हुई, चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस हो, उन्हें भी बड़ी अजीब चीज़ लगी कि ये कैसा मामला है। मीडिया, पुलिस, ये तमाम लोग पहुँचे। तमाम लोग समझाते रह गए उन तीनों बहनों को कि ये फैसले बाद में कर लेना, पहले माँ का अंतिम संस्कार कर दो। चिता पे लाश रखनी अच्छी बात नहीं है, माँ की आत्मा तड़पेगी। लेकिन तीनों बहनों ने कुछ भी नहीं सोचा, लगातार बहस करती रही। देखते देखते 9 घंटे गुजर गए। 9 घंटे तक न जाने कितने लोग उस शमशान घाट में आए, न जाने कितने लोग चले गए। बहस यूं ही होती रही। 9 घंटे बाद फाइनली स्टाम्प पेपर पे इन तीनों बहनों का समझौता हुआ कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन जाएगी। जब ये समझौता हो गया, फाइनल हो गया कि किसको कितना मिलेगा, अब इस लाश का कोई काम नहीं है, इसके दम पे कोई मामला नहीं बढ़ाया जा सकता। तब जाके इन तीनों बहनों ने आपस की रजामंदी के साथ एक शख्स के हाथ से उस अभागी माँ की लाश को मुखाग्नि दिलवा दी। तब जाके जो शरीर है वो पंचतत्व में से एक तत्व यानी अग्नि में विलीन हुआ। और जो एक कहावत है हम लोगों के पास कि बेटे पूत कपूत हो जाते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो पाल देती हैं अपनी माँ को, अपने बाप को। तो शायद ये एग्जाम्पल इस बात पे भी एक ऐसा धब्बा रहेगा जो ताउम्र याद रहेगा कि ऐसी बेटियों ने ऐसा काम किया, और भी सिर्फ 1.5 बीघे ज़मीन के लिए। तो सोचिए कि दुनिया कितनी मतलबी हो गई है। स्वार्थ के लिए आपको शमशान घाट पे भी रखा जा सकता है। खैर, अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ, और दूसरी कहानी पहली कहानी से भी ज़्यादा भयानक है। इस कहानी में 3 कत्ल होते हैं और कत्ल को सुलझाने का कोई तरीका नहीं था। शुरुआत में लगा हादसा है, शुरुआत में लगा रोड एक्सीडेंट है, लेकिन खून की एक ऐसी बूंद पुलिस की आंखों के सामने आई जिससे पूरा मामला सुलझ गया। तो पूरी कहानी क्या है, आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हाजिर है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह लगती है हिंगोली, और इस हिंगोली में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 4 लोग थे। एक परिवार के मुखिया जिनका नाम था कुंडलिक जाटव, उनका बड़ा बेटा जिसका नाम था महेंद्र जाधव, जो कुंडलिक थे उनकी बीवी का नाम था कलावती, और एक छोटा बेटा था जिसका नाम था आकाश। टोटल 4 लोग रहा करते थे। ज़्यादा पैसे थे नहीं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। जो छोटा बेटा था पढ़ने में ठीक ठाक था, उस वजह से उसको छोटी मोटी कहीं नौकरी भी मिल गई थी। परिवार वाले उससे खुश भी थे। जो बड़ा बेटा महेंद्र था थोड़ा सा नाकारा था, काम वाम करता नहीं था।
इस वजह से परिवार वाले थोड़ा परेशान उससे रहते थे। बहरहाल तमाम चीज़ें ठीक रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। महेंद्र भी इधर उधर करके अपनी जेब खर्च का कमा लेता। आकाश ठीक ठाक कमा ही रहा था। परिवार वाले भी ज़्यादा डिमांडिंग थे नहीं कि हमें ये चाहिए, जो कुछ खेत खलियान से मिल जाता उसी से अपना घर खर्च चलाते। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। लेकिन इसी बीच अभी 11 तारीख की बात है, जो महेंद्र है अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद सामने से पूछता है कि क्या बाबूजी आए थे। अब सामने वाला जो रिश्तेदार है जब ये शब्द सुनता है तो थोड़ा सा हैरान होता है। हैरान होने के बाद कहता है कि बाबूजी मेरे पास क्यों आएंगे। तो उस पर महेंद्र ने कहा कि चूँकि आकाश, बाबूजी और माँ ये तीनों लोग निकले हैं दवा के लिए और शाम हो गई और अभी तक आए नहीं, तो मुझे लगा वहीं से आपके घर चले गए होंगे। सामने वाले शख्स ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं आए। इसके बाद महेंद्र ने फ़ोन रख दिया, सामने वाले शख्स ने भी फ़ोन रख दिया। महेंद्र ने अब दूसरे रिश्तेदार को फ़ोन किया, वहाँ से भी सेम तरह की बात हुई। तीसरे को फ़ोन किया, वहाँ भी सेम तरीके से बात हुई। देखते ही देखते महेंद्र ने पूरे गांव में पूछा कि क्या बाबूजी, आकाश और मेरी जो माँ है उनका कहीं कुछ पता है। लेकिन तमाम लोगों ने सेम जवाब दिया और कहा कि नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। इधर जो महेंद्र था, जब कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई इत्तला, कोई सूचना नहीं मिली तो ये परेशान होता है। परेशान होने के बाद आसपास के लोगों से, आसपास के इलाकों में रहने वाले उसके संबंधियों से, आसपास के दोस्तों से पूछताछ करता है कि क्या बाबूजी आए थे या नहीं आए थे। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर फाइनली महेंद्र उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे इलाज होता था। और जैसे उस जगह के लिए निकलता है तो रास्ते में उसने देखा कि उसके बाबूजी, उसकी माँ और उसका भाई सड़क किनारे गिरे पड़े हैं। जिस बाइक से ये तीनों लोग जा रहे थे वो बाइक बुरी तरह टूटी हुई है। तीनों बाइक के नीचे दबे हुए हैं, तीनों के शरीर से खून निकल रहा और शायद तीनों में ही जान नहीं है। ये चीज़ जैसे ही देखता है, देखने के बाद फ़ौरन फूट फूट के रोने लगता है। आसपास के इलाकों में जो उसके संबंधी थे उनको फ़ोन करता है, सबको बुलाता है। तमाम लोग आते हैं, आने के बाद चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि ना ही आकाश के अंदर जान बाकी है, ना ही जो फादर थे कुंडलिक उनके अंदर जान बाकी है, ना ही कलावती जो माँ थी उनके अंदर जान बाकी है। बॉडी को ये तीनों लोग एक एक गाड़ी में डालते हैं, डालने के बाद घर पे लाते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। तमाम लोग आते हैं, जो महेंद्र था उसको हिम्मत हौसला देते हैं। सबको दुख भी था कि बेचारा एक तो वैसे भी कुछ नहीं करता था, कमाने वाले जो लोग थे मर गए, भाई का, बाप का, माँ का दुख कैसे सहेगा। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। इधर जो चिता थी वो सजाई जा चुकी थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस आती है। आने के बाद उसने देखा कि 3 लाश जिनका एक्सीडेंट हुआ। उन्हें भी लगा, लेकिन क्या ही करे, पुलिस की ड्यूटी थी। उन्होंने महेंद्र से कहा कि देखो एक्सीडेंट का मामला है, हमें पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। अब महेंद्र जब ये बात सुनता है रोने लगता है, कहता है कि मेरे फादर, मेरी माँ और मेरे भाई को ऑलरेडी इतनी चोट लगी है, आप पोस्टमार्टम करवाएंगे, बॉडी चीर फाड़ दी जाएगी, कोशिश कीजिए कि पोस्टमार्टम ना हो। लेकिन अब पुलिस ने कहा कि भैया मजबूर है, हमारी ड्यूटी है, हम भी नहीं चाहते कि आपके परिवार वालों के साथ कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। आसपास के लोगों ने भी महेंद्र को समझाया, बड़े बुजुर्गों ने समझाया। महेंद्र ने कहा कि ठीक है, आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए। पुलिस वाले बॉडी को अपने साथ लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो मामला एक्सीडेंट का है, पोस्टमार्टम हो जाए, बॉडी हवाले कर देंगे, हमें क्या। पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई। परिवार वालों ने बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनली बन के पुलिस के टेबल पे आती है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस ने जब वो पढ़ा तो पढ़ने के बाद पूरा जो मामला था 180 डिग्री घूम गया, यानी यहाँ से इधर आ गया। अब तक जिन पुलिस वालों को लग रहा था कि ये मामला एक्सीडेंट का है और नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जो आकाश था उसके सर पे किसी भारी चीज़ से चोट दिखाई गई, जो कलावती थी उसके गर्दन को दबाना दिखाया गया, साथ ही जो कुंडलिक था उसको भी वैसे ही किसी तरह से मारा दिखाई गया। और सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि तीनों की मौत एक जगह हुई, लेकिन तीनों के मरने का जो टाइम था उसमें कम से कम 12 घंटे का फ़र्क था। यानी अगर आकाश की मौत आज हुई तो दूसरी मौत जिसकी भी हुई, चाहे वो माँ की चाहे फादर की, उसमें 12 घंटे का गैप। तीसरी मौत जो हुई उसमें इससे 12 घंटे का फ़र्क। यानी एक अगर आज रात के 8 बजे हो रही है तो कल सुबह 8 बजे और तीसरा फिर कल शाम को 8 बजे।
इतना गैप, और तीनों की लाश एक जगह मिल रही। तीनों को एक तरह से अरेंज किया गया, तीनों लाशों को, और साथ ही उनके ऊपर बाइक गिराई गई, बाइक का शीशा तोड़ा गया। तो ये क्या है? पुलिस वालों ने ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद उस थाने के पुलिस वालों ने अपने पूरे कैरियर में नहीं देखी थी कि एक तरफ अब तक उन्हें एक्सीडेंट लग रहा था, बॉडी का अंतिम संस्कार होने जा रहा था, एक तरफ ऐसी रिपोर्ट कि 3 कत्ल हुए हैं और तीनों कत्ल 12-12 घंटे के फासले पे हुए हैं और बॉडी एक जगह मिली है। तो ये कैसे? पुलिस वाले ऐसी रिपोर्ट को देखने के बाद शक्ते में आते हैं, फ़ौरन आला दर्जे के अफसरों को सूचना देते हैं कि सर ऐसी रिपोर्ट है, क्या करें। फ़ौरन एक जांच टीम बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि बड़ी इसमें ज़हीन दिमागिता के साथ जांच पड़ताल करनी होगी। सबसे पहले पूछताछ हुई घर वालों से। घर में कौन था? महेंद्र। जब उससे पूछताछ हुई तो उसके पास तो बताने को कोई शब्द ही नहीं था, गम में डूबा हुआ था, लगातार रो रहा था। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से पूछताछ करते रहे, लेकिन कातिल छोड़िए, कत्ल कहाँ हुआ अभी तक यही नहीं पता। तमाम पूछताछ हुई, तमाम जांच पड़ताल हुई, कहीं से कोई सबूत नहीं, कोई क्लू नहीं। लेकिन इधर जब कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई क्लू नहीं, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते करते थक जा रहे हैं, तब जाके उनके शक की जो सुई है एक दूसरी जगह जाके अटकती है। और वो जगह थी जो महेंद्र है उसके बयान पे। दरअसल महेंद्र ने कहा था कि सुबह सुबह ये लोग निकले थे, आकाश खुद बाइक पे लेके निकला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही कि आकाश की मौत तो एक दिन पहले हो गई थी, तो ऐसे कैसे है? बहरहाल इस बारे में पुलिस वालों ने महेंद्र से पूछने का फैसला किया। महेंद्र से जब पूछा गया तो महेंद्र ने कहा कि साहब आकाश लेके निकला था ये मुझे नहीं पता। हाँ, आकाश कह रहा था कि मैं लेके निकलूँगा, मैं तो कल रात से ही खेत पे गया था, तब से मैं आज आया हूँ, मैंने देखा बाबूजी माँ है नहीं, मैंने आकाश को फ़ोन किया, फ़ोन ऑफ है, तो मैंने सोचा। पुलिस वालों को लगा कि फिर ये मामला फंस गया। अब तक हमें लग रहा था कि मामला सीधा सीधा है, लेकिन अब ये क्या? एक डाउट हुआ कि महेंद्र ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने भी अपने बयान में क्लियर कर दिया। बहरहाल पुलिस वालों के पास जब कोई चारा नहीं बचता तो फिर उन्होंने महेंद्र यानी जो जिस घर के ये लोग थे उस घर को बाकायदा फॉरेंसिक के हिसाब से टेस्ट करने की सोची। फॉरेंसिक की टीम आती ही आने के बाद उस घर को बाकायदा चेक करती है, हर जगह, हर एक कोने को, बाथरूम, किचन, बेडरूम, बेडशीट, वार्डरोब, अलमारी, कुर्सी, मेज, शीशा, कंघी, इन तमाम चीज़ों को चेक किया कि कोई सबूत, कोई चीज़ मिल जाए। जांच पड़ताल कर रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले थक हार के लौटने वाले थे, लेकिन इसी दौरान एक पुलिस वाले की नज़र सीढ़ी पे लपके एक खून पे पड़ती है जो जम गया था। सीढ़ी पे आमतौर पे ऐसा होता है, फिर ये हिस्सा जहाँ होता है, तो यहाँ पे जमा था। अब जैसे ही इस खून को पुलिस वालों ने देखा, फ़ौरन उस खून का सैंपल लिया। लेने के बाद जब चेक किया तो पता चला ये खून किसी और का नहीं, जो घर का मुखिया था कुंडलिक, उसका है। अब घर के मुखिया का खून घर में मिलना, जाहिर सी बात है कोई ऐसा था जो घर में आया था। इधर जो महेंद्र था उसने कहा कि वो घर पे था नहीं। तो पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछा कि घर पे कौन कौन था। आसपास के लोगों ने कहा कि साहब जहाँ तक मेरी जानकारी है उस रात महेंद्र घर पे था। अब जाके पुलिस वालों के पास एक पुख्ता जानकारी या फिर पुख्ता सबूत था। पुलिस वालों ने महेंद्र को उठाया। उठाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरुआत में उसने घुमाया, लेकिन फिर उसने कहा कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ, अपने भाई और अपने बाप को मारा। तो क्यों? तो उसके पीछे उसने जो वजह बताई उतनी घटिया और इतनी अफसोसनाक है कि क्या ही कहें। दरअसल जो महेंद्र था वो कोई काम नहीं करता था, आकाश काम करता था, जो पिता था वो भी काम करता था। महेंद्र की इच्छा थी कि जितने भी पैसे घर में आए वो तमाम चीज़ें मुझे मिल जाएं, लेकिन इन लोगों की मेहनत की कमाई ये लोग देना नहीं चाहते थे। लिहाजा महेंद्र इन लोगों से खुंदक रखने लगा और यहीं से फिर उसने सोचा कि क्या करें। तो फिर इसके दिमाग में है कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो जो भी कुछ बिस्वे या फिर कुछ बीघे ज़मीन है वो मेरे नाम होगी। तो सबसे पहले इसने क्राइम पेट्रोल देखना शुरू किया। कम से कम सैकड़ों एपिसोड इसने देखे, 5 बार इसने दृश्यम मूवी देखी। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इसने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के तहत सबसे पहले ये जाता है और नींद की गोलियां लाता है और नींद की गोलियों को खाने में मिलाता है। सबसे पहले आकाश के खाने में आकाश को ये नींद की गोलियां देता है। आकाश गहरी नींद में सोता है। सोने के बाद रात में आता है, तार लेता है और करंट लगा के आकाश को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उस दिन गांव में जो वोल्टेज था इतना डाउन था कि उस करंट से आकाश मरा नहीं। इसे लगा कि अब तो मामला फंस जाएगा। तब इसने एक लोहे की रॉड ली और उस रॉड से आकाश को मार दिया
और मारने के बाद उस लाश को एक जगह छिपा दिया। सुबह हुई, सुबह होने के बाद घर वाले पूछ रहे हैं आकाश कहाँ गया, तो महेंद्र बताता है कि उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया तो वहाँ चला गया, और अपनी माँ से कहता है कि माँ खेत पे चलो, कुछ काम है, मैं गट्ठर बांधूंगा, आप लेके आ जाना। माँ को भी लगा कि चलो कभी ये काम नहीं करता, आज जा रहा। माँ उसके साथ चली गई। खेत में जब देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वहाँ अपनी माँ के ऊपर हमला करता है और माँ का भी गला दबा के कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उस लाश को वहाँ छुपा देता है। इसके बाद घर आता है। आने के बाद पिता भी इधर परेशान कि रात हो गई, ये लोग लौटे नहीं। आता है, पिता पूछते हैं कि माँ कहाँ है, कुछ नहीं बोलता। अपने फादर के करीब जाता है और उनके ऊपर भी हमला करता है, उनका भी कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद तीनों लाशों को एक जगह फिर से इकट्ठा करता है, बाइक निकालता है। निकालने के बाद तीनों लाशों को, बहरहाल पुलिस हैरान थी इस बयान पे, उसने फिर कहा कि दिखाओ, सीन रिक्रिएट करो। उसने रिक्रिएट करके दिखाया भी। तीनों लाशों को ये अपनी पीठ पे इस हिसाब से बांधता है कि कोई लाश गिरे ना। लाश लेके निकलता है। निकलने के बाद एक हाईवे पर जाता है और वहाँ पे लाशों को गिरा देता है, उसके ऊपर बाइक गिराता है और जानबूझ के बाइक के शीशों को और साइड इंडिकेटर को इस हिसाब से तोड़ता है जिससे लग जाए कि एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद घर पे आता है। आने के बाद इत्मीनान से सोता है। अगले दिन फ़ोन करता है अगल बगल रिश्तेदारों को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फादर गए थे या नहीं। तो इस केस को जब पुलिस वालों ने सुना और आसपास के लोगों ने सुना, तमाम लोग आज हैरान हैं। खासकर जो हिंगोली पूरा इलाका है, वो पूरे इलाके के लोग हैरान हैं कि एक बेटा अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने फादर को इसलिए मार दे रहा है कि वो कमाता नहीं और घर वाले पैसे नहीं दे रहे। तो पहली कहानी में जो लाश थी वो चिता पे रखी रही 9 घंटे तक कि बेटियों के पास हिस्सा नहीं था। दूसरे में बेटे ने तीनों को मार दिया। तो आज के टाइम में कौन बड़ा कौन छोटा, किसको कम कहें, सोचने की बात है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।